हमारे साथ अब जुड़े हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा। उनसे जानते हैं कि मार्केट में इस समय क्या करना है। मिहिर जी के पास स्टॉक मार्केट में, इनफैक्ट फाइनेंशियल मार्केट में करीब करीब 3 दशक का अनुभव है। फिक्स्ड इनकम हो, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट हो, इक्विटीज़ हो, सब में इनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उनसे समझते हैं क्या करना है इस समय मार्केट में। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी टफ रहा है ये फेज़ मार्केट में, स्पेशली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इस फेज़ को और आपकी क्या एडवाइस होगी? नमस्कार अनुज। अच्छी बात यह है कि हम ऐसे दिन पे मिल रहे हैं जहाँ पे दो तीन चीजें जो है, ग्लोबल मैक्रो और लोकल जो सिचुएशन है इकोनॉमी की, वो पॉजिटिव आ रही है। सो ऑफ कोर्स हमें हमने देखा है कि मार्केट में अच्छी करेक्शन हुई है। पार्टली वैल्यूएशन की वजह से हुई है, पार्टली जो ओवरऑल हमने स्लो डाउन देखी है, खास करके जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में स्लो डाउन थी उसके उसकी वजह से भी हमें स्लो डाउन देखी। और अर्निंग्स के जो डाउनग्रेड्स आए उसकी वजह से, और उसकी वजह से मार्केट ने एक अच्छा करेक्शन दिया है। लेकिन अब हम देखें कि आज हम कहाँ हैं, किस माहौल पे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो धीरे धीरे करके जो जो हेडविंड्स है वो टेलविंड्स बन रही हैं। एक तो वेरी क्लियरली आरबीआई ने जिस तरह से लिक्विडिटी इन्फ्यूज करी है लास्ट 1.5 महीने में, खास करके यस्टरडे इवनिंग, लास्ट इवनिंग जो अनाउंसमेंट किया है, करीबन 2 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है। बहुत बड़ी चीज होती है। वो एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि गवर्नमेंट और आरबीआई अब इन्फ्लेशन को छोड़ के ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। हमें ये भी धीरे धीरे करके एक एनेक्डोटल एविडेंस आ रहा है कि गवर्नमेंट की जो आउटस्टैंडिंग थी वो धीरे धीरे करके क्लियर कर रहे हैं। काफी कंपनीज की जो आउटस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो रही है, बोल रहे हैं। और सेकंड इज, जो सबसे बड़ा फैक्टर था एफआईआई आउटफ्लोज का, उसका मैं कहूंगा एक मेजर रीजन था कि डॉलर बहुत स्ट्रांग था। तो हमने देखा कि पिछले जुलाई अगस्त तक हमने एफआईआई इनफ्लोज देखे थे इंडिया में और इमर्जिंग मार्केट्स में। लेकिन सितंबर अक्टूबर से आउटफ्लोज और बहुत बड़ी बिकवाली हमने देखी बाजार में, नॉट ओनली इन इंडिया लेकिन बाकी सब मार्केट में भी, इक्विटीज में। और उसकी सबसे बड़ी जो रीजन थी वो डॉलर बहुत स्ट्रांग था। डॉलर इंडेक्स जो है, कहते हैं डीएक्सवाई, वो 100 से लेके 110 हो गया। 10% मूव अगेंस्ट ऑल अदर करेंसीज इन 3 मंथ्स इज अ बिग मूव। और हमने देखा उसकी वजह से सारा पैसा यूएस में खींचने लगा। अच्छी बात यह है कि पिछले 1 महीने में जो 110 वाला डीएक्सवाई ऑलरेडी 107-8 हो गया, और पिछले 3 दिनों में तो 106 से 104 की तरफ आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा जो फैक्टर था पैसा खींचने का एफआईआई का आउट आउट ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज, वो एक फैक्टर, एक मैं बोल रहा हूँ रिवर्स हुआ है। बहुत पॉजिटिव चीज है। और तीसरी बात यह है कि ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं। ऑयल प्राइसेस ऑलमोस्ट $70 के नीचे आ गए। वो इंडिया के लिए बहुत ही, इन्फ्लेशन, ट्रेड डेफिसिट, करेंसी, सबके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा माहौल बन रहा है। वैल्यूएशंस करेक्ट हुए हैं। और मेरे ख्याल से इस बेस से हम सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। ओके, और कौन से थीम्स बैक करेंगे आप? अगर अच्छा एंट्री पॉइंट है तो कहाँ कहाँ आप सबसे ज़्यादा बुलिश होंगे इस मार्केट में? देखिए, सबसे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर जो रहा है वो फाइनेंशियल्स रहा है, खास करके जो लेंडिंग कंपनीज हैं। पिछले 2 साल में बड़ी बैंक्स, बड़ी एनबीएफसीज ने बाकी सब सेक्टर्स के अगेंस्ट में काफी अंडर परफॉर्म किया था। और उसके काफी सारे रीजन है। लिक्विडिटी टाइट थी, क्रेडिट ग्रोथ कम करवाया आरबीआई ने, वो सारे फैक्टर्स जैसे हमने डिस्कस किया। आरबीआई अब लिक्विडिटी बहुत अच्छी तरह से इन्फ्यूज कर रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ रही है, और मेरे ख्याल से क्रेडिट ग्रोथ भी पिकअप हो जाएगी। और उसकी वजह से मुझे लगता है वैल्यूएशन जिस तरह से 2 साल में करेक्ट हुए हैं, एक तो बड़ी बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बोथ, एंड एनबीएफसीज में एक अच्छा प्ले बन सकता है। दूसरे जो हमारे परमानेंट फेवरेट सेक्टर है, लॉन्ग टर्म फेवरेट सेक्टर है, जो कैपिटल गुड्स है, कंस्ट्रक्शन है, रेलवे डिफेंस वाले जो थीम्स हैं, उसमें स्टॉक्स ने अच्छी करेक्शन दी है। अगेन, बहुत बड़ा कारण ये था कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हुई है। वो हम होप कर रहे हैं कि वापस आ जाएगी। और जैसे ही आ जाएगी, ये स्टॉक्स ऑलरेडी 30, 40, 50% करेक्ट हो चुके हैं। तो ये भी एक अच्छा थीम हो सकता है। अदरवाइज फार्मास्यूटिकल्स में हम स्टॉक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। आईटी में मिड कैप आईटी हमें पसंद है। तो ब्रॉडली ये थीम हमें लग रहा है कि अच्छी करेगी। अच्छा मेरे जी, पिछले 20 दिन के जो फॉल था टुवर्ड्स 22,000 22,000 तक का, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दो स्पेस का था, ऑटो में और आईटी में हमने सबसे बड़ा डिप देखा। अगेन टैरिफ वॉर और टेस्ला, ये दो चीज़ें प्रमुख कारण थी। और टैरिफ वॉर जो कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ाने का रिस्क बढ़ा रही है, उसका पेन हमने आईटी में देखा। इन दो स्पेस में आप लोगों ने क्या किया या फिर क्या व्यू रखते हैं आईटी और ऑटो में?
तो ऑटो में ये रिस्क रहेगा मेरे ख्याल से, बट मुझे नहीं लगता है कि इंडियन कंपनीज के जो प्राइस पॉइंट्स हैं वो टेस्ला वगैरह मैच कर पाएंगी। वो अलग मार्केट में कॉम्पीट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे ख्याल से टेम्पररी एक जो लोगों को लगता है कि नहीं, कोई अननोन फैक्टर आती है तो एक स्ट्रेस बन जाता है, वो रिएक्शन हो रहा है बाजार में। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसे लॉन्ग टर्म डैमेज कर पाएंगी अमेरिकन कंपनीज। हाँ, हमें थ्रेट है चाइनीज कंपनीज से, लेकिन वो अलग टॉपिक है। तो यूएस थ्रेट्स मेरे ख्याल से डिस्काउंट हो जाएंगे अगर ऑटो स्टॉक्स ऐसे वीक रहे, और वो अपनी नॉर्मल जो सिक्लिकल अपटर्न है उस तरह से बिहेव करेंगे मेरे ख्याल से। तो ऑटो एंसिलरी में हमारा बहुत ज्यादा वेट नहीं है, बट अगर यूएस की डर की वजह से स्टॉक्स ज्यादा करेक्ट होते हैं तो हम डेफिनेटली ये सेक्टर में एंट्री कंसिडर करेंगे। रही बात आईटी की, जैसे मैंने कहा, आईटी में मुझे लग रहा है कि जो लार्ज कैप आईटी है वो अभी हाई ग्रोथ कंपनीज नहीं रही हैं। 5 to 10% का ग्रोथ दिखाती हैं, अच्छी बात है, गुड कैश फ्लोज वगैरह। लेकिन ये जो हमने बाकी सब सेक्टर्स जो हमने डिस्कस किए, जैसे कि फाइनेंशियल्स हैं, कंस्ट्रक्शन, ऑटो एंड सॉरी कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स वगैरह, वहां पे मुझे लगता है ज्यादा हाई ग्रोथ रह सकती है। तो आईटी में हम सिर्फ बुलिश हैं सिलेक्टेड मिड कैप आईटी कंपनीज जो अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, 15-20% जो ग्रोथ दिखा सकती हैं अगले 4-5 साल के लिए, उस तरह की मिड कैप कंपनीज में हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। लार्ज कैप आईटी कंपनीज में हम अंडरवेट हैं। ओके, ये रहा आईटी ऑटो का की बात। बैंक्स पर, एनबीएफसीज पर आपसे बात हो ही चुकी है। कुछ हद तक लिक्विडिटी जिस तरीके से आरबीआई इन्फ्यूज कर रहा है उसको लेकर आप थोड़े कंफर्टेबल भी हैं। एक दो पॉकेट्स पिछले 10 दिन में काफ़ी एक्टिव हुई हैं मिहिर जी, उसमें मेटल सबसे ऊपर है। अब इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश बाइंग भी था और शॉर्ट कवरिंग भी थी। मेटल्स में या फिर कमोडिटीज़ में कोई इंटरेस्ट आपका इन लेवल्स पे? और अब जब मैं कमोडिटीज़ बोल रहा हूँ तो मैं मोटे तौर पे रखता हूँ मेटल्स और एक केमिकल्स। इस पर आपकी राय है? श्योर। तो मेटल्स हम हमेशा जो है वो टेक्निकली कंसिडर करते हैं। हमारा ऐसा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बुलिश व्यू नहीं रहता है, क्योंकि ये टिपिकली ग्लोबल कमोडिटीज रहती है। तो उसमें जो डिमांड ड्राइवर्स हैं वो, बल्क ऑफ द डिमांड बेसिकली चाइना और यूएस से डिटरमिन होती है। और चाइना और यूएस की जो इकोनॉमीज है उनका हमारा व्यू नॉर्मल है, ऐसा कोई ज्यादा ज्यादा बुलिश नहीं है। प्लस जिस तरह से ट्रम्प टैरिफ वॉर्स कर रहे हैं, तो काफी सारी जो प्राइसिंग की भी अनसर्टेनिटी है। ये भी हो सकता है कि अगर यूएस में इंपोर्ट डिफिकल्ट हो जाए तो फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चाइना डंप कर सकता है माल को। तो उस तरह की जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से हम स्ट्रेटेजिकली पॉजिटिव नहीं है। हाँ, लेकिन कमोडिटीज का प्राइस देख के अगर कोई टैक्टिकल मूव में दिखता है तो हम उसमें प्ले करते हैं। केमिकल्स एक अलग गेम है, वहां पे हम स्ट्रक्चरली पॉजिटिव हैं, क्योंकि वहां पे चाइना प्लस वन वाली जो सिचुएशन है, थीम है, वो प्ले कर रही है। तो काफी सारे केमिकल्स, सीडीएमओ, फार्मास्यूटिकल्स में जो कंपनीज हैं वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स का पार्ट बन रही हैं। बहुत अच्छी कैपेसिटीज ग्रो कर रही हैं, बिकॉज मल्टीनेशनल्स वांट टू सोर्स मटेरियल फ्रॉम इंडिया, स्पेशली जो फाइन केमिकल्स हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, वो सब। और काफी सारी कंपनीज ने पीएलआई लेके बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो कंपनीज हैं उनमें हम वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा देख रहे हैं, और नॉट ओनली फॉर एक 1 or 2 years, बट 3, 4, 5, 7 years तक अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है ये कंपनीज। तो स्पेशलिटी केमिकल्स और केमिकल्स में हम स्पेसिफिक जो कंपनी के बिजनेस मॉडल्स और प्रोडक्ट हैं वो एनालाइज करके हम पॉजिटिव हैं। और उसमें करंटली भी हमारे पोर्टफोलियो में स्मॉल और मिड कैप केमिकल कंपनीज का एग्जिस्टेंस है। कैपिटल मार्केट प्लेस पर आपका क्या व्यू होगा? ये एक्सचेंज स्टॉक्स, एसेट मैनेजमेंट स्टॉक्स, ब्रोकरेजेस, डिपॉजिटरीज, यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली हुई थी लेकिन बहुत शार्प करेक्शन आया पिछले 3 महीने में। टिपिकली ये कैपिटल मार्केट लिंक्स जो सेक्टर होते हैं वो मार्केट के साथ सेंटीमेंट उनका प्लस माइनस होता है। जैसे हमने डिस्कस किया, मार्केट एक ऐसी लेवल पे है, ऐसी सिचुएशन पे है कि हमें लग रहा है कि मार्केट पिकअप कर सकता है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से अगेन जैसे हमने डिस्कस किया, काफी सारे स्टॉक्स जो है 30 to 50% करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं, विच मीन्स के जो जिस तरह से मार्केट में वॉल्यूम कम हुए हैं, एफ&ओ में वॉल्यूम कम हुए हैं, मार्क टू मार्केट एयूएम कम हुए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, तो वो सब नेगेटिव्स काफी हद तक शायद प्राइस इन है। जो मेन स्ट्रक्चरल थीम है कि भाई मिडिल क्लास की जो सेविंग्स है वो ज्यादा से ज्यादा
इंक्रीमेंटली फाइनेंशियल सेविंग्स में जाएंगी, सो दैट म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, ये जो ब्रोकिंग, ये सब बिजनेसेस स्ट्रक्चरली ग्रो करेंगी बिकॉज ऑफ बेटर सेविंग्स, हायर ग्रोथ ऑफ सेविंग्स, हायर पेनिट्रेशन। वो स्टोरी चेंज नहीं हुई है। एंड जैसे 30 to 50% करेक्शन के बाद मेरे ख्याल से सारे नेगेटिव्स प्राइस में आ चुके हैं, और अगर मार्केट यहाँ से होल्ड ऑन करता है तो ये भी एक अच्छा सेक्टर है देखने के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चरली कोई स्टोरी में चेंज नहीं है। ओके अच्छा, एक बड़ा सवाल, ये एफआईएस कब आएंगे भारतीय मार्केट में वापस? वो सबसे पहला जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि डॉलर इंडेक्स 100 से 110 हुआ, बहुत बड़ा मूव था ये ग्लोबली, और वो भी 3 महीने में हुआ, तो काफी शार्प मूव था, और उसकी वजह से जो यूएस मार्केट्स हैं वो एक मैग्नेट बन गई पैसे का। लेकिन अब 110 वाला देखते ही देखते 104 हो चुका है, और उसकी अभी रिएक्शन हमने देखी नहीं है। मेरे ख्याल से अगर जो ट्रम्प की जो डर की वजह से डॉलर स्ट्रेंथ हुई थी, अनसर्टेनिटी की वजह से टिपिकली होती है कि डॉलर स्ट्रेंथन होता है, वो मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके डिसिपेट हो रही है। एक बहुत बड़ी जो मूव हुई है वो यूरोपियन बॉन्ड यील्ड्स में भी हुई है। टिपिकली बॉन्ड यील्ड जब बढ़ते हैं तो करेंसी स्ट्रांग होती है, तो यूरो मुझे लगता है अभी स्ट्रेंथन होना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से यूरोपियन बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं तो जो पैसा है वो धीरे धीरे करके यूरो की ओर भी खींचेगा। तो मेरे ख्याल से डॉलर की जो मैक्सिमम फियर थी कि डॉलर स्ट्रेंथन होते ही रहेगा, 110 का 120 हो जाएगा, वो फियर मेरे ख्याल से अभी धीरे धीरे करके चला जाएगा। और अगर इस तरह से स्टेबलाइज हुआ और हमारी जीडीपी जो है 6 to 7% ग्रो करेगी, तो मेरे ख्याल से एफआईआईस तो डेफिनेटली आएंगे। हमने देखा है कि 2 कैलेंडर ईयर कंसेक्यूटिवली एफआईआईस ने सेलिंग नहीं की है पिछले 20-25 साल का अगर हम हिस्ट्री देखें तो। लास्ट ईयर वाज अ नेट सेलिंग नंबर, तो आई होप दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और ये साल भी नेट पॉजिटिव बंद हो एफआईआई का फ्लोज। मेहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब तमाम इश्यूज पे बात करने के लिए। थैंक यू।